हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदनशी में। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा को डिस्कस करेंगे। इस विद्युत धारा के चैप्टर में हम आज के वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में बात करने वाले हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन पर आने से पहले हम आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं कि आखिर विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि इसकी एक लिमिटेड डेफिनेशन, एक फिक्स डेफिनेशन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल वर्क है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल क्या है उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रैक्टिकल में अपनी पहली इमेज में देख रहे हैं कि हमने एक कांच की छड़ को ले रखा है और यहाँ पर दूसरे साइड में हमने यहाँ पर रेशम का कपड़ा ले रखा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इस कांच की छड़ को और इस रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ेंगे, यानी कि इनके बीच घर्षण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने इस कांच की छड़ को और इस रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा है, यानी इनके बीच घर्षण किया है। ठीक है, अब घर्षण के बाद होता क्या है, इसको हम यहाँ पे तीसरी इमेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए तीसरी इमेज में क्या। तो दोस्तों यहाँ पे हम घर्षण के पश्चात यहाँ पे हम कांच की छड़ और कागज़ के टुकड़ों को यहाँ पर तीसरी इमेज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, घर्षण के पश्चात हमने यहाँ पे कांच की छड़ को रखा हुआ है और उसके साथ में कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को जब हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो होगा क्या, ये जो कांच की छड़ है इन सभी कागज़ के टुकड़ों को क्या करेगी, अपने में चिपका लेगी मतलब आकर्षित कर लेगी। ठीक है, चिपकाएगी कैसे, चिपकाने का मतलब होगा इनको अपनी ओर खींच लेगी, मतलब इनको आकर्षित कर लेगी। तो कुछ ऐसा कांच की छड़ में हुआ कि इसके कारण क्या हुआ, इसने कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो जिस वजह से इसने कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, वो जो कारण है वो आवेश है। ठीक है, तो किसी वस्तु को आकर्षित कर देना या प्रतिकर्षित कर देना किसी कारणवश जो होता है वो आवेश की वजह से होता है। और इसको जो ये आवेश मिला हुआ था, ये आपको पता होगा कहाँ से मिला हुआ था, जब हमने रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से यहाँ पे हमने जब इसका घर्षण किया था, यानी इन दोनों को रगड़ा था, तो इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इस छड़ पर कुछ ना कुछ आ गया है जिससे यह छड़ आवेशित हो गई है। और आवेशित होने के पश्चात क्या हुआ था, जब कांच की छड़ को कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए थे तो कागज़ के जो टुकड़े थे इस कांच की छड़ को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, या कह सकते हैं कांच की छड़ ने कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो यह जो आकर्षण बल आया था कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े के बीच आकर्षण से आया, वो घर्षण क्या आया था, और घर्षण के बाद जो चीज़ उत्पन्न हुई थी वही हमारी क्या होगी, आवेश होगी। ठीक है, तो इस आवेश को हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाद में इसकी डेफिनेशन की हम समझें तो डेफिनेशन के हिसाब से भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ के चलना है कि आवेश इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, तो आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम विद्युत आवेश की परिभाषा को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा में यहाँ पे देख लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी चालक में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अगर दोनों देखने को मिलते हैं तो यह भी जो चीज़ हुई है, यानी विद्युत आवेश या चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव जो भी जिस कारण से होगा वह कारण क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। यह कहने का मतलब इस परिभाषा का है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अब इसे हम लिखते किससे, इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन के बाद हम न्यूमेरिकल्स में इसे हम क्यू से लिखेंगे। यह एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। आवेश का मात्रक कूलाम, जब स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो इसे सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फिर इसके फॉर्मूले पे आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर N इंटू ई होता है। क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है, जहाँ पर Q हमने आपको बता दिया था कि ये आवेश है। N क्या होता है, N जो होता है किसी चालक या जिसके बारे में हम बात करेंगे जिसमें भी आवेश देखेंगे उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। ठीक है, N क्या बताएगा, N बताएगा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। ठीक है, E की बात कर लें, E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इस आवेश का मान कितना होता है, ये होता है
6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस की 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है Q बराबर एनी, एन यहाँ पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला हो जाएगा धनावेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेश पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। अब धनावेश क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे धनावेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उसके पश्चात जो आवेश आएगा वो धनावेश होगा। इसके विपरीत ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो उस आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसको भी हम यहाँ पे एक इमेज के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे धनावेश ऋणावेश 2 प्रकार के आवेशों को पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक धनावेश ले रखा है, ये आवेश है, मान लीजिए धनावेश है। दूसरा भी हमने क्या लिया, एक धनावेश लिया हुआ है। ठीक है, जब एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो उन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। यानी एक समान आवेश, यानी धनावेश हो तो धनावेश ही होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए ऋणावेश है और ऋणावेश है, तो एक ही प्रकार के आवेश हैं तो एक प्रकार के जो आवेश होते हैं उन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर एक प्रकार के आवेश अर्थात सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब होता है वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 आवेश रखे हुए एक जैसे हैं, ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा। इसका अर्थ यही है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे सेकंड इमेज में देखिए यहाँ भी यही दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है। इसका मतलब है ये एक जैसे आवेश हैं यानी सजातीय आवेश हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पे ये वाला आवेश इस तरफ की ओर गति करेगा, ये तरफ आवेश इस तरफ की ओर गति करेगा, यानी ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये हमने यहाँ से समझ लिया है। इसके विपरीत क्या होगा, विजातीय आवेश क्या होते हैं। तो विजातीय आवेश वो होते हैं जिसमें एक धनावेश होगा और एक क्या होगा, ऋणावेश होगा, या एक ऋणावेश होगा और उसके साथ क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश जब एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो विजातीय आवेश होंगे यानी विपरीत प्रकार के जो आवेश होंगे, विजातीय का मतलब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, तो एक दूसरे की तरफ आएंगे मतलब आकर्षित होंगे। यहाँ पे देख लीजिए माइनस आवेश इधर आ रहा है, प्लस आवेश इधर आ रहा है। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको समझ लिया है। इसके आगे अब हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सजातीय और विजातीय आवेश की बात कर चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा चालक और अचालक के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं। कोई भी पदार्थ आप लोगों को बता दें कि जो भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। कहने का ये मतलब है कि कोई पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आवेश का प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अगर हो जाता है तो वो चालक होंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है वे अचालक या कुचालक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल चालक में देख लीजिए तो हमारी धातुएं हो जाएंगी, अम्लीय लवण हो जाएंगे, अम्लीय जल, ये सभी जो होंगे हमारे चालक होंगे। यानी इनमें धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है। इसके बाद अचालक की बात कर लें तो अचालक वे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी अचालक कहलाते हैं। ठीक है, कैसे होगा कि सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता यानी कोई आवेश नहीं जाता है। इसी प्रकार कांच है, रबड़ है, इनके अंदर भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे चालक और अचालक हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो यहाँ पर हम विद्युत धारा की बात कर लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं डेफिनेशन से। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी चालक से
किसी चालक हमने आपको बता दिया था क्या होते हैं, इसमें आवेश का प्रवाह हो जाता है। तो किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कहा गया कि किसी समय के अंदर जितना भी आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम धारा कहेंगे। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, फिर से बात सुन लीजिए। किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश के प्रवाह होने की समय दर को, यानी दर का मतलब समय होता है, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि कितने समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा हो वह धारा होती है। ठीक है, ये आपको परिभाषा याद रखनी होगी। फिर इसके बाद अगर हम मान लें यदि किसी चालक में समय की बात करें तो T समय अगर हम ले लें, T समय में मान लेते हैं कि Q आवेश प्रवाहित होता है। कितना आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश T समय के अंदर प्रवाहित होता है। तो उसमें जो धारा का मान आएगा वो I बराबर Q/T आएगा, और धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो धारा का पहला मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मात्रक इस हमने फार्मूले से निकाला हुआ है, Q से हमारा कूलाम हो जाएगा और इस T से हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अमीटर के बारे में क्या लिखा है। तो अमीटर के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अमीटर होता क्या है, जो विद्युत धारा को मापते हैं, यानी हम जिस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं उसे हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिगर भी बना रखा है, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर। तो जो भी चीज़ हो वो विद्युत धारा को मापने का अगर काम कर रही है तो वह चीज़ जो होगी वो अमीटर होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो अमीटर होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने के कारण इसे हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर याद रखना है कि आपको विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो बैटरी के धन टर्मिनल से लेके ऋण टर्मिनल की ओर होती है। यानी धन का मतलब है कि प्लस से बहेगी और माइनस पे खत्म होगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, ये आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में याद रखना है, और इसका मात्रक क्या किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 एम्पियर क्या होता है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम कर दें और हम T बराबर समय की बात करें, समय अगर हम 1 सेकंड ले लें तो चालक में धारा का मान जो आएगा वही 1 एम्पियर होता है। यानी कहने का मतलब है I बराबर Q/T फार्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर हम क्या करें, आवेश की मात्रा यानी Q का मान हम 1 कूलाम कर दें और समय का मान T बराबर 1 सेकंड कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, Q का मान 1 रखेंगे, T का मान 1 रखेंगे और 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। तो धारा का मान जो आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यही अगर हम आवेश की मात्रा 1 कर दें और समय भी 1 सेकंड कर दें तो उसके बाद जो धारा आएगी वो 1 एम्पियर होगी, यही 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा भी हमने लिख रखी, इसी जो हमने किया हुआ है उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें या प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, वो 1 एम्पियर होगी। यही कहने का मतलब है, यदि किसी चालक के अंदर हम 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो धारा हमारी कितनी आएगी, 1 एम्पियर ही तो आएगी। तो यही हमारा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पे एम्पियर के बारे में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। हम बात करेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा को समझने से पहले इसको हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत विभवांतर होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आइए इसको एक हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बीकर ले रखे हैं, दोनों बीकर में हमने पानी भर रखा है। अब आपसे कहा जाए कि एक बीकर से इस बीकर में पानी को फ्लो कराइए यहाँ पे एक पाइप लगाकर, तो क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों बीकर जो हैं एक समान दूरी पर रखे हुए हैं, एक ही लेवल पे रखे हुए हैं, एक ही तल पर रखे हुए हैं, और इस कारण यहाँ से एक पाइप से दूसरे पाइप में पानी यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही तल में रखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि एक बीकर को अगर हम अपनी तरफ से क्या कर दें कि एक बीकर को नीचे कर दें और एक बीकर को ऊपर कर दें, तब वहाँ से अगर हम पाइप लगाएं तो इस तरह क्या होगा कि एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी जाने लगेगा, यानी पानी का बहाव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पानी बहाव नहीं हो रहा था लेकिन बाद में पानी बहाव होने लगा। तो इसके लिए हमने कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम किया कि इसमें पानी का बहाव होने लगा। तो उसी जो सिस्टम को हमने जो कुछ भी किया है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो पानी का बहाव है,
धारा का बहाव तो है नहीं, लेकिन हमने जो भी किया है वो विद्युत विभवांतर के जैसा ही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ तो हमने समझ लिया कि पानी का बहाव कैसे हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक चालक तार ले रखा है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और जो गति नहीं कर रहे हैं, यानी जो बह नहीं रहे। जैसे यहाँ पे इन दोनों में धारा यानी पानी का बहाव नहीं हो रहा था, उसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया था, इसमें कुछ ना कुछ किया था, ऊपर नीचे किया था, तब जाके इसमें पानी बहा था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगे और धारा उत्पन्न हो जाए। तो करेंगे क्या, इस चालक तार को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी से जोड़ने पर होगा क्या कि बैटरी से जोड़ने पर इस बैटरी के एक बिंदु से थोड़ी सी आवेश की मात्रा इसमें प्रवेश करेगी। थोड़ी सी आवेश की मात्रा प्रवेश करेगी तो होगा क्या, इस आवेश की मात्रा का प्रवेश करने से ये जो आवेश पहले से उपस्थित होंगे, इन पर एक दबाव पड़ेगा और दबाव के कारण क्या होगा, ये आवेश जो होंगे आगे की ओर गति करेंगे और गति करने के बाद ये माइनस टर्मिनल पे पहुंचेंगे और यहाँ से पहुंचने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ से जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक दबाव डालेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। तो यानी जो कुछ भी हुआ इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, उसका कारण जो होगा वही हमारा क्या होगा, विद्युत विभवांतर होगा। और विद्युत विभवांतर यहाँ पे कैसे उत्पन्न हुआ, तो हमने इस तार के साथ क्या लगाया था, इस तार के साथ हमने जो भी कुछ किया वो विद्युत विभवांतर के कारण हुआ है। तो परिभाषा क्या होती है कि अगर हम किसी चालक तार में क्या करें कि एक बिंदु से, हमने यहाँ क्या था, एक बिंदु से एक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाना था। ठीक है, अपने आप तो गया नहीं, हमने कुछ ना कुछ कार्य किया और जो कार्य किया हमने किससे किया, एक सेल से किया है। तो जो भी कार्य हमने यहाँ पे किया है किससे किया है, सेल से किया है। तो सेल जो हमारा होगा वो विभवांतर की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एक आवेश को हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया और वह कार्य जो हमने करवाया है वो किससे करवाया है, सेल से करवाया है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मान लेते हैं ये कार्य क्या है, W हो जाएगा, किया गया कार्य, तथा उस आवेश के अनुपात यानी वही आवेश क्या हो जाएगा, Q के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विभवांतर होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर यह नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी धारावाही चालक में एकांक आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा था कि उस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ था उसके लिए हमने कुछ ना कुछ कार्य किया था और वो कार्य सेल ने किया था। तो जो हमारा सेल होगा वही विद्युत विभवांतर का कार्य करेगा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको परिभाषा याद रखना है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q, जो कि हमने आपको हमें बताया था। W हमारा क्या होगा, कार्य हो जाएगा, Q हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो V है विभवांतर, इसका मात्रक क्या होगा, W से हमारा जूल हो जाएगा, Q से हमारा कूलाम हो जाएगा। तो पहला मात्रक इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा मात्रक की बात कर लें तो दूसरा मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। इस प्रकार विद्युत विभवांतर के दो मात्रक हैं, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, दूसरा इसका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद हम एक वोल्ट की परिभाषा को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वोल्ट क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। एक वोल्ट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो हमारा V बराबर W/Q फॉर्मूला था, यहाँ पे देख लीजिए V बराबर W/Q जो फॉर्मूला था, इसमें क्या करेंगे कि हम W यानी जो हमारा कार्य होगा वो 1 जूल कर लेंगे और जो हमारा आवेश होगा वो 1 कूलाम आवेश कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे W की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे और Q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो जो V निकल के आएगा वो 1 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो यही होता है 1 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी चालक से हम क्या करें, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो चालक में विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट होगा। ये कहने का मतलब है, जैसे हमने 1 एम्पियर को समझा था उसी प्रकार से हम यहाँ पे 1 वोल्ट को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 वोल्ट की परिभाषा। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए वोल्ट मीटर क्या होता है। तो जो विभवांतर के मापने की युक्त होती है उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अर्थात जो विभवांतर को मापता है वो कौन होता है, वोल्ट मीटर होता है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए इसे पार्श्वक्रम अर्थात समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हमने अमीटर में बताया था कि उसका प्रतिरोध कम होता था, उसे अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे यानी सीरीज में जोड़ते थे। यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमने क्या किया है, समांतर क्रम में जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ क्या। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत परिपथ की एक छोटी सी परिभाषा आपको याद रखना है कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत
विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी धारा का मार्ग क्या होना चाहिए, सतत यानी लगातार होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर कहीं पर धारा का जो मार्ग होगा वो सतत यानी चलता ही रहे, और चलता भी रहे तो कैसा रहे, बंद रहे, तो उस प्रकार की जो युक्ति होगी उसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये विद्युत परिपथ बना रखे हैं। अब यहाँ पे पहले इसको आपको एक एग्जाम्पल ये दिखाते हैं, इसको देखिए फिर बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक सेल ले रखा है, इसके सेल से हमने एक तार के द्वारा यहाँ पे एक बल्ब जोड़ रखा है। ठीक है, अब इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस बल्ब के अंदर धारा जाएगी मान लेते हैं, और दूसरे सेल से हमने यहाँ पे एक तार जोड़ रखा है माइनस से, और ये तार ऐसे हमने खुला छोड़ दिया, इसका यहाँ पे बंद नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए धारा का मार्ग यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ तक से यहाँ तक चला, इसके बाद रुक गया। आगे भी धारा का मार्ग अगर चलता तो वो सतत होता, यानी धारा का मार्ग अगर चलता रहे, सतत रहे, मतलब सतत का मतलब यही होता है कि वो चलता ही रहे। कहने का मतलब है कि ये यहाँ तक रुके ना, आगे भी जाए, ऐसे जाए और जाते रहे, और फिर माइनस पे ख़त्म हुआ के, यानी चलता ही रहे, सतत रहे। और साथ में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो बंद कैसे करेंगे, अगर हम क्या करें, इस वाले मार्ग को यहाँ से ऐसे ले जाकर इससे जोड़ दें तो देखिए यहाँ पे धारा का मार्ग सतत है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा तो सतत हो जाएगा, और साथ में ये परिपथ क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ होगी उसे ही हम विद्युत परिपथ कहेंगे, जिसमें धारा का मार्ग सतत यानी लंबा होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और साथ में जो चीज़ होगी वो हमारी बंद होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक सेल ले रखा है जिसका एक प्लस सिरा है और एक माइनस सिरा है। इस प्लस सिरे से आई धारा गई है, इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, बल्ब के साथ हमने क्या किया, फिर आगे यहाँ पे एक एमीटर लगा रखा है। ठीक है, एमीटर के बाद हमने यहाँ पे एक कुंजी लगा रखी है जो कि धारा के मार्ग को बंद करती है, ऑन ऑफ करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल पे आएगी, फिर ऐसी धारा जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें धारा का मार्ग जो होगा हमेशा चलता रहेगा, यानी सतत रहेगा, और साथ में ये युक्ति है ये बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ में कुछ हमारे चिन्ह होंगे, कुछ संकेत होंगे, उनको हम विद्युत परिपथ में क्या क्या कहते हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीकों, यानी विद्युत परिपथ में हम किन किन का प्रयोग कर सकते हैं, उनके परिपथ के प्रतीक क्या क्या हैं, कौन कौन से चिन्ह हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो विद्युत सेल होता है उसका चिन्ह कैसा होता है, उसका प्रतीक कैसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत सेल कुछ इस प्रकार का होता है, इसके एक सिरे पर प्लस होता है, एक सिरे पर माइनस होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हमने आपको ये पहले भी दिखा रखा था विद्युत सेल कैसा होता है। फिर यहाँ पे बैटरी अथवा सेलों का संयोजन का मतलब है कि एक बैटरी या एक सेल को एक से अधिक सेलों के साथ संयोग करना। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक सेल ये ले रखा है, एक सेल ये ले रखा है, एक सेल ये रखा है। ठीक है, शुरुआत क्या करेंगे, अगर हमने प्लस से शुरुआत किया है तो बाकी के प्लस नहीं दिखाएंगे, और डायरेक्ट आखिरी में हम क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल लगे हुए हैं एक साथ में, तो इसे हम कहते हैं सेलों का संयोजन। इस प्रकार से अगर सेल लगे हैं तो सेलों का संयोजन कहा जाएगा। तीसरा डिस्कस कर लेते हैं कि खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच क्या होता है। तो खुली प्लग कुंजी व स्विच वह होता है जिसमें जो हमारा इस प्रकार का बना, इसमें कुछ भी डॉट ना हो। यहाँ पे हमने गलती से डॉट दिखा दिया, ये डॉट नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं प्लग कुंजी क्या होता है, यानी बंद प्लग कुंजी क्या होता है, जिसमें अगर हम डॉट दिखा दे रहे हैं, स्विच में डॉट बीच में दिखा दे रहे हैं, तो वो हमारी बंद प्लग कुंजी होगी या स्विच होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं तार संधि क्या होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक चालक तार हो गया है, और इसके ऊपर से एक तार अगर यहाँ से आता है, तो जब ये तार दोनों एक जगह पर जिस जगह पर मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम तार संधि या चालक संधि कहते हैं। जहाँ पर दो तार आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, बिना संधि के तार उसे क्रॉसिंग कहते हैं, जहाँ पर दो तार संधि करके ना मिले, यानी एक तार हमारा ऐसा हो कि ऊपर से निकल जाए और एक तार हमारा नीचे से निकल जाए, तो उसे तार क्रॉसिंग कहते हैं। यानी दो तार आपस में स्पर्श ना हो, संधि ना करें, तो उसे हम कहेंगे तार क्रॉसिंग कहेंगे। विद्युत बल्ब का निशान यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है विद्युत बल्ब का निशान होता है। प्रतिरोध का निशान आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रतिरोध का निशान होगा। ठीक है, आगे काम आएगा, आप लोगों को ये चिन्ह अच्छे से याद रखना है कि प्रतिरोध के लिए क्या बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। ठीक है, परिवर्ती क्या होगा, परिवर्ती के लिए क्या होगा, ये परिवर्ती प्रतिरोध का निशान है, इसके ऊपर एक एरो दिखा देंगे तो वो बताएगा परिवर्ती प्रतिरोधक है या फिर धारा नियंत्रक है, या इस प्रकार से भी इसको हम दिखा सकते हैं। अमीटर को हमने आपको पहले बता दिया था कि अमीटर इस प्रकार का होता है। वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं, इसके एक सिरे पर प्लस, एक सिरे पर माइनस, और इसके अंदर वी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ परिपथ थे, इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। आगे क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में विद्युत धारा के चैप्टर में ओम के नियम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।